तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं बेदा फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जो मैं कल ही थिएटर में देखकर आया हूँ और काफी टाइम के बाद बॉलीवुड से कुछ एकदम अलग देखने को मिला है। कहानी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटकर है और शुक्र है कि साउथ से कॉपी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है, जस्ट लाइक तुम्बाड़ और पार दो भी। अगर आप ये फिल्म थिएटर में देख चुके हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं तो इस वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कैदी को देखते हैं जिसे कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ा हुआ था और उसकी फांसी होने वाली थी। मौत का डर उस कैदी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन सैनिक उसकी एक नहीं सुनते और उसे घसीट कर फांसी के फंदे तक ले जाने लगते हैं। और तभी वहां पर वो पिशाच को देखता है और कहता है कि तुम मानो वो उसे जानता हो, और किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसके पीछे भागता है। पिशाच तो वहां से गायब हो जाता है और ये भागते भागते एक कुटिया में जाकर छुप जाता है। वहां पर एक दूसरा आदमी भी बंधा पड़ा था और वो पानी मांग रहा था। वो कैदी उसको पानी पिला देता है कि तभी इतने में वो सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं और ले जाकर फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम राम बाबू होता है। राम पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज अ असासिन काम करता था और अपने काम के दौरान वो काफी लोगों को मारा था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये खून खराबा उसके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर करने लगा। इतनी हत्याओं का गिल्ट उसे सताने लगा और उन लोगों के भूत भी उसे सपनों में हॉन्ट करने लगे और इन सबसे परेशान होकर वो काम छोड़ दिया था और अब वो एक ट्रैक्टर कंपनी में एज अ सेल्समैन काम करता है। और इसी सिलसिले में वो सहरर नाम के गांव जा रहा था, लेकिन अंधेरे और धुंध के चलते ड्राइवर बीच रास्ते में मना कर देता है कि वो वहां तक नहीं जाएगा और राम को पनघटा नाम के गाँव में उतार देता है, यह कहकर कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पंचायत का घर है, उसे 200 रुपए देकर वहीं पर स्टे कर लीजिएगा। राम उसे डायरेक्शन पूछता है लेकिन ड्राइवर बहुत बदतमीज होता है, वो उसे ठीक से रास्ता बताए बिना ही चला जाता है। अब राम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। इतने अंधेरे में कुछ पता भी नहीं चल रहा था और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। फिर ऐसे ही भटकते भटकते वो खुद को एक जंगल में पाता है। तभी दूर उसे एक रोशनी दिखाई देती है तो उसी तरफ चला जाता है और यहाँ पर वो उसी पिशाच से मिलता है जो कि बैठकर सारंगी बजा रहा था और पोएटिक स्टाइल में बातें कर रहा था। राम उसे पंचायत के घर का रास्ता पूछता है तो पिशाच उसको रास्ता बता देता है कि यहाँ से 6 किलोमीटर आगे चले जाइए और थोड़ा संभल कर चलिएगा। लेकिन राम को कुछ अजीब लग रहा था। वो कहता है कि अच्छा एक बात पूछूं, आप इस अंधेरे में इस जंगल में क्या कर रहे हो? जिस पर पिशाच कहता है कि मैं तो यहीं रहता हूँ। खैर फिर राम उसके बताए रास्ते पर चला जाता है, लेकिन अचानक उसका दिमाग घूमने लगता है और उसे सब रेड दिखने लगता है। तभी एक अजीब सा आदमी उसके सामने आता है जो किसी जानवर की तरह बिहेव कर रहा था और फिर अचानक से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन राम उसको धक्का देकर वहां से भाग जाता है और वापिस पिशाच वाली जगह पर पहुंच जाता है। राम उसे बताता है कि वहां पर कोई था, उसने मुझ पर अटैक किया। तो पिशाच कहता है कि कोई जानवर होगा, लेकिन राम कहता है कि जानवर तो नहीं था। लेकिन पिशाच कहता है कि वो जानवर ही होगा, आपको ही अंधेरे में ठीक से दिखा नहीं होगा। और इस तरह पिशाच राम के साथ माइंड गेम्स खेलने में लगा हुआ था और अब वो अपनी अगली चाल चलता है। कहता है कि पास में ही मेरा एक शेल्टर होम है, आपके जैसे भटके हुए मुसाफिरों के लिए ही है, अंदर से काफी बढ़िया भी है, आपको पसंद आएगा। अब राम के पास दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और पैसे देने लगता है। लेकिन पिशाच को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और होता भी क्यों। वो कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं है। और राम को लग रहा था कि काफी भला आदमी है, वो उसके साथ चल देता है। तभी रास्ते में चलते चलते पिशाच को ठोकर लग जाती है, लेकिन वो गिरता नहीं और उसका एक पैर कुछ सेकंड्स के लिए ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है, जैसे कि किसी भूत का पैर हो। तब राम ये देखकर समझ जाता है कि ये कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन भाई बहादुर था इसलिए फिर भी वो उसके साथ चला जाता है कि जो होगा देखा जाएगा। फिर पिशाच उसे एक झोपड़ी तक लेकर जाता है और यही वो शेल्टर होम है जिसकी वो बात कर रहा था, जिसकी उम्मीद राम ने नहीं की थी। तभी पिशाच की आंख पिच ब्लैक हो जाती है और वो कोई मंत्र पढ़ता है। उसके बाद वो राम को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन राम उसकी ये हरकत नोटिस नहीं कर पाया था और अंदर चला जाता है। लेकिन पिशाच ने जैसा बताया था कि अंदर से बढ़िया होगा, ये तो वैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही अजीब सा था। वहां पर फांसी की पेंटिंग्स लगी थी और ब्रिटिश ऑफिसर्स की डॉल भी रखी थी। सोने के लिए कोई खाट वगैरह भी नहीं थी, खाली एक बिछौना टाइप सा कुछ था और इसके अलावा एक टेबल चेयर भी रखी थी। राम को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो सोचता है कि आज रात जगना ही सही रहेगा और जगना ही है तो अपनी सेल्स रिपोर्ट ही भर लेता हूँ। लेकिन जैसे वो काम करने के लिए चेयर पर बैठता है तो वो फेड होने लगता है और टेलीपोर्ट होकर किसी जेल में पहुंच जाता है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। तभी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स उसको लेने आते हैं जो उसे कैदी बता रहे थे और आज उसको फांसी दी जानी थी। राम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो उनसे पूछने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन उन्हें लगता है कि मौत के डर से पागल हो गया है और अजीब बातें कर रहा है। वो उसकी एक नहीं सुनते और जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाते हैं
और तभी वो वहां पर पिशाच को देखता है जो उसकी भी पेंटिंग बना रहा था। राम उसे देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हारे कॉटेज में था, यहाँ कैसे आया? लेकिन कुछ बोले बिना ही पिशाच वहां से जाने लगता है। तभी राम खुद को छुड़ाकर उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे टच करते ही वो टेलीपोर्ट होकर वापस पनघटा गांव में आ जाता है। राम भले फांसी से बच गया था, लेकिन अब उसके राइट हैंड पर तेज जलन होने लगती है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका हाथ नीला पड़ना शुरू हो गया था। फिर वो जाकर कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि कल रात मुझे कॉटेज के पास एक आदमी मिला था। लेकिन ये सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और अहिलमा का नाम चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। वहीं पर गोलू नाम का आदमी ये सब नोटिस कर लेता है। वो राम से पूछता है कि आपके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है क्या? तो राम कहता है कि नहीं। तो गोलू कहता है तो आप उनको क्या बोले कि अहिलमा दीदी का नाम लेकर भागे? असल में अहिलमा दीदी भूत प्रेतों जैसी शक्तियों से डील करती है। तब राम भी उसे वही बताता है कि कल जंगल में कॉटेज के पास मुझे एक आदमी मिला था। गोलू कहता है फिर तो आपको अहिलमा दीदी से मिल ही लेना चाहिए, क्योंकि कल रात आप जिससे मिले वो कोई इंसान नहीं था, कोई ऊपरी शक्ति थी। और उसे लेकर अहिलमा दीदी के पास लेकर जाता है। फिर राम अहिलमा को सब कुछ बता देता है। तब अहिलमा उसको बताती है कि आप जिससे मिले हो हम उसे पिशाच बुलाते हैं। आज तक जो भी उसको देखा वो जिंदा नहीं बचा। अगले ही दिन उसकी लाश खेत में पड़ी मिलती है। उससे बचकर जिंदा लौटने वाले आप दूसरे इंसान हो, लेकिन आप ऐसा क्या किए जो आप उससे बचकर लौट आए? राम बताता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा था और फिर मैं यहाँ आ गया, लेकिन जिस हाथ से मैंने उसे टच किया था अब वो नीला पड़ गया। जिस पर अहिलमा का कहना था कि राम अभी भी पिशाच के प्रभाव में है, वो कर्ज हो चुका है। राम जहाँ पर गया था वो पिशाच की अपनी दुनिया है, और उसी दुनिया में पिशाच ने इसकी आत्मा का एक हिस्सा ट्रैप कर लिया है और अब वो राम को टॉर्चर कर रहा है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। और ऐसा वो राम की पेंटिंग बना के किया है। असल में राम की फांसी की तैयारी के वक्त जब उसे पेड़ के पास बैठाया गया था, उसी वक्त पिशाच ने उसकी पेंटिंग बनाकर उसकी आत्मा के एक हिस्से को उस पेड़ से बांध दिया था। सो अगर राम को खुद को बचाना है तो उसे पिशाच की दुनिया में वापस जाना होगा, जहाँ उसकी आत्मा का हिस्सा उससे फिर से मिल जाएगा, और तब वहां उसे अपनी फांसी को भी रोकना होगा, तभी वो बच पाएगा। लेकिन अब राम को यह भी जानना था कि पिशाच एक्चुअल में है कौन। तब अहिलमा उसे पिशाच के बारे में सब बताने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि पिशाच इस टाइम का नहीं है, बल्कि 1940 के टाइम का है। पहले वो नॉर्मल इंसान ही था और काफी बढ़िया पोएट था। वो उसी कॉटेज में रहता था और उसी चेयर पर बैठकर अपनी कविता लिखता था। उन दिनों देश में क्रांति की लहर चल रही थी, सो एक देशभक्त होने के नाते वो अपनी क्रांतिकारी कविताओं से ही लोगों को जगाता था। प्लस उसका आईक्यू भी काफी हाई था, सो काफी कम एज से ही वो किताबें लिखने लगा था। उसे साइंस वाइंस की भी बढ़िया नॉलेज थी और वो कोई ना कोई रिसर्च करता ही रहता था। इसी दौरान वो अपनी कुछ थ्योरीज को टेस्ट करने जर्मनी चला गया, लेकिन जब वो वहां से लौटा तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर आ चुकी थी। केवल एक उंगली के इशारे से ही वो किसी की भी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता था, जिससे सब लोग उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी। गांव वालों को तो माना था कि वो काला जादू जानता है, कोई उसको साइंटिस्ट मानता, कोई देशभक्त तो कोई पिशाच। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी खबर ब्रिटिश सरकार को दे दी, लेकिन जब वो लोग उसको पकड़ने गए तो वो वहां पर मिला ही नहीं, और फिर वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। और अब साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो दिखाई देता है, और तब मौत अपना शिकार चुनती है, यानी कि इस गांव में कोई ना कोई उसका शिकार बनता है। राम पूछता है लेकिन वो ऐसा करता क्यों? अहिलमा कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपके पास केवल 48 घंटे ही हैं खुद को बचाने के लिए, सो जल्दी करिए। फिर राम अहिलमा से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उससे पहले पिशाच से बचकर जिंदा लौटा था, और उसका पता लेकर वो वहां से निकल जाता है। उस आदमी का नाम हेमंत होता है, लेकिन गोलू का कहना था कि हेमंत के पास जाने से कोई फायदा नहीं। वो जिंदा तो बच गया लेकिन वो पागल हो चुका है। लेकिन फिर भी राम उससे बात करने चला जाता है। उसे जानना था कि वो पिशाच से बचकर कैसे लौटा था, लेकिन पिशाच का नाम सुनते ही हेमंत बहुत डर जाता है। वो कुछ भी बताने से मना कर देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन उन दोनों के काफी इंसिस्ट करने पर वो बता ही देता है कि जब वो लोग उसको फांसी लगाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान किसी ओम नाम के आदमी ने उससे कहा कि तुम बेहोशी का नाटक करोगे तो ये लोग तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे और फिर मैं आकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। इसके बाद हेमंत ने ऐसा ही किया और उसकी फांसी टल गई। फिर बाद में ओम ने उसे सेलर से निकालने में मदद की और उसे बहुत ही अजीब बात बताई कि पिशाच उसे पहले भी फांसी पर लटका चुका है। लेकिन हेमंत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे तो बस वहां से बाहर निकलना था। तो ओम उसे एक पेपर देता है जिसमें कोई मंत्र लिखा था और उसे कहा कि कुएं के सामने इस मंत्र को पढ़ो और मेटल को चबाकर कुएं में कूद जाओ। हेमंत ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वो वहां से बाहर निकल आया। अब ये सब जानकर दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं, तभी राम नोटिस करता है कि कर्स अब फैलकर और बड़ा हो गया था। सो उसे अपना टास्क जल्दी निपटाना था, नहीं तो वो निपट जाएगा। लेकिन कोई इन दोनों का पीछा भी कर रहा था और राम ने अपनी स्पाई वाली स्किल से ये सेंस भी कर लिया था।
वो गोलू को धीरे से बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तुम सीधे अहिल्मा के पास जाओ, मैं बाद में तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। फिर गोलू वहां से अहिल्मा के आश्रम की तरफ भागता है और राम उस आदमी की तरफ भागता है जो उनका पीछा कर रहा था। राम उसको पकड़ ही लिया था, लेकिन वो राम के फेस पर कोई पाउडर फूंक भाग जाता है। राम को लग रहा था कि इसे पिशाच ने भेजा होगा। फिर वो अहिल्मा से ही जाकर पूछता है कि पिशाच के लिए कोई आदमी भी काम करता है क्या। अब अहिल्मा का यहाँ पर यह कहना था कि हेमंत भी किसी आदमी का जिक्र तो करता रहता था, लेकिन वो कभी उस आदमी को नहीं देखी और न ही उसके बारे में ज्यादा कुछ जानती है। लेकिन वो राम को पिशाच की दुनिया के बारे में और डिटेल में समझाने लगती है कि पिशाच की दुनिया एक अलग डायमेंशन है जिसे उसने खुद क्रिएट किया है। जब 1940 में ऑफिसर्स उसको पकड़ने आए थे तो वो अपनी डायमेंशन में चला गया था और इसीलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया, और तब से वो अपनी इसी दुनिया में रहता है और जब चाहे हमारी दुनिया में आता जाता रहता है। लेकिन अगर हम किसी तरह से वापस 1940 के टाइमलाइन में भेज दें तो शायद उसकी ये वाली दुनिया खत्म हो जाएगी और ये सब कुछ भी बंद हो जाएगा। लेकिन अहिल्मा को ये नहीं पता था कि पिशाच को 1940 के टाइमलाइन में वापस कैसे भेजना है। सो इसके बारे में तो राम को खुद पता करना होगा। लेकिन अहिल्मा उसे एक बात बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए विराट योग अवस्था में बैठूंगी। राम पूछता है लेकिन उससे होगा क्या। अहिल्मा कहती है कि वो आपको बाद में पता लग जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम राम के एक फ्रेंड डॉक्टर शेखावत को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन वो पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च करता था। और इस वक्त उसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था जिसके अंदर एक रियल पिशाच था, वही जो बॉडी के अंदर घुसकर सारा खून सुखा देता है। वो कह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल, नहीं तो इस आदमी को खत्म कर दूंगा, खून की एक बूंद भी नहीं बचेगी इसके अंदर। लेकिन शेखावत उसकी बातों में नहीं आता और उसे कोई दवाई पीने के लिए बोलता है। तभी उसे राम को कॉल आता है और राम उसे सारा मैटर बताता है। फिर राम की सारी बातें सुनने के बाद शेखावत बताता है कि ये पिशाच ब्लैक मैजिक और साइंस दोनों की नॉलेज रखता है और इन दोनों को कंबाइन करके उसने अपनी पावर हासिल की है और अब वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। वो सब कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सो अगर उसने अपनी खुद की एक डायमेंशन बनाई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज जरूर किया होगा, क्योंकि उसी से पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के असर से वहां पर रहने वाले लोगों की याददाश्त हर 24 घंटे में खत्म हो जाती होगी और रोबोट की तरह रिसेट होकर वो एक ही काम को बार बार दोहराते होंगे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वो जो 3-4 सैनिक पिशाच के वर्ल्ड में रहते हैं उन्हें ये 1940 से पकड़ कर लाया है और किसी रोबोट की तरह उनका यूज कर रहा है। और वो लोग तो बस अपना काम कर रहे हैं। वो रोज सेलर में जाते हैं, जो भी वहां दिखाई देता है उसे कैदी समझकर ये लोग फांसी पर लटका देते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो 1940 में है ही नहीं और जिसे वो फांसी पर चढ़ा रहे हैं वो कोई रियल कैदी नहीं बल्कि पिशाच के द्वारा फंसाया हुआ एक विक्टिम है। तो स्टार्टिंग वाले सीन में भी वो रियल कैदी नहीं बल्कि पिशाच का एक शिकार था और पिशाच ये काफी टाइम से कर रहा है। खैर शेखावत यहाँ पर बताता है कि ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का असर तुम पर ना हो, इसलिए तुम्हें कॉपर को एज अ शील्ड यूज करना होगा और ये रियल साइंटिफिक फैक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट कॉपर को एज अ शील्ड यूज कर सकते हैं। सो हेमंत जो मेटल चबाकर कुएं में कूदा था वो कॉपर ही था। खैर शेखावत पिशाच वर्ल्ड को खत्म करने का भी तरीका बताता है, जिसके लिए राम को वहां की एनर्जी सोर्स का पता लगाकर उन्हें बंद करना होगा, जो कि लाइट और साउंड के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली का संबंध लाइट से होता है और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय शक्ति का संबंध साउंड से होता है। सो लाइट और साउंड से जुड़े सोर्सेस को ढूंढकर तुम्हें बंद करना होगा। अब आपको एक बात और ध्यान होगी कि जब राम का पहली बार पिशाच से सामना हुआ था तब पहले उसने लाइट ही देखी थी और बाद में म्यूजिक सुना था। खैर राम कहता है कि लेकिन पिशाच थोड़ी ना मुझे ये सब करने देगा। शेखावत कहता है कि सही कह रहे हो, वो तो तुम्हें देखते ही मार डालेगा। इसलिए फिर वो उसे एक एनर्जी बॉल बनाकर उसके अगेंस्ट यूज करने का आइडिया देता है, जिसके असर से कुछ टाइम के लिए पिशाच की शक्तियां बन जाएंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतने में तुम अपना काम खत्म कर लेना। एनर्जी बॉल बनाने का सामान भी वो लिख कर मैसेज कर देता है। राम वो सारा सामान गोलू से अरेंज करवा कर एनर्जी बॉल बनाकर उसके साथ पिशाच के कॉटेज की तरफ चला जाता है। लेकिन गोलू को यहाँ पर काफी डर लग रहा था कि कहीं उसका सामना पिशाच से ना हो जाए। लेकिन दोनों सेफली कॉटेज पहुंच जाते हैं और फिलहाल पिशाच वहां पर नहीं था। तभी राम गोलू से कहता है कि मेरे यहाँ से जाते ही चेयर को आग लगा देना। फिर राम एनर्जी बॉल जेब में डालकर अपनी कमर पर कॉपर वायर लपेटकर चेयर पर बैठ जाता है और दोबारा पिशाच वर्ल्ड में चला जाता है। इधर गोलू चेयर को बाहर लाकर उसको आग लगा देता है और दूसरी तरफ पिशाच वर्ल्ड में जहां पिशाच ने राम के आत्मा के एक हिस्से को पेट से बांधा हुआ था, अब वो हिस्सा राम की बॉडी से फिर से जुड़ जाता है, लेकिन अब आत्मा सहित उसकी बॉडी पेट से बंधी थी। तभी उसके